नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए जीके और जीएस के 40 प्रश्नों की जो हम क्लास चला रहे हैं उसका भाग 13 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो जीके जीएस का सेशन है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। आइए उसको कवर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो पर्वत शिखर है वह भारत में देखने को मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया आपका, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की लोकेशन आपको मिलेगी नेपाल में, तो आप इसे याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है तथा नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा कहते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वहीं नामचा बरवा की लोकेशन आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, तो यह आपका इंडिया में अवस्थित है। इसके अलावा धौलागिरी और मकालू, आप याद रखिएगा, धौलागिरी और मकालू ये दोनों नेपाल में हिमालय का ही पार्ट हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो तीन इसमें से जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और मकालू, ये तीनों आपके कहाँ पर हैं, तो नेपाल में है। लेकिन नामचा बरवा आपको अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है नामचा बरवा की लोकेशन भारत में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपको बताना है कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। आप याद रखिएगा, अंटार्कटिका जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी लोकेशन आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगी। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसकी लोकेशन किस गोलार्ध में है, तो यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया हो जाएगा। वहीं सबसे छोटा महाद्वीप आपका कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार सभी महाद्वीपों को लिखा गया है, जिसको आप देख सकते हैं। तो एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। उसके बाद अफ्रीका का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें पे आपका अंटार्कटिका आता है और छठे पे यूरोप और सबसे छोटा लास्ट में आपका आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गंगा नदी की यहाँ पे कुल लंबाई पूछी गई है कि कितनी है। बेहतरीन प्रश्न है। गंगा नदी की यहाँ पे लंबाई पूछी गई है, तो आप याद रखिएगा गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। और गंगा नदी जो है कितने राज्यों से होकर बहती है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड, उसके बाद उत्तराखंड से यूपी में प्रवेश करती हैं। यूपी से कहाँ पर प्रवेश करती हैं, तो बिहार में प्रवेश करती है गंगा नदी। बिहार के बाद गंगा नदी झारखंड में, झारखंड के एक ज़िले से होकर बहती है। फिर झारखंड के बाद लास्ट में वेस्ट बंगाल में बहती हैं गंगा नदी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। कुल लंबाई गंगा नदी की कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की गई थी। बेहतरीन प्रश्न है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो घोषणा है कब की गई थी। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2020 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी। अगर हम पूरी डेट की बात करें तो 12 मई 2020 को, आप याद रखिएगा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, 12 मई 2020 को। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बेहतरीन प्रश्न है। तो कोडरमा की लोकेशन आपको मिलेगी झारखंड में और यह जो है अभ्रक के लिए यानी कि माइका के लिए फेमस है कोडरमा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, माइका यानी कि अभ्रक के लिए। माता टीला बांध किस नदी पर अवस्थित है। माता टीला बांध किस नदी पर अवस्थित है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेतवा रिवर पे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बेतवा रिवर। अगला प्रश्न है, भारत का पीटर्सबर्ग हम किसे कहते हैं? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का पीटर्सबर्ग हम बोलते हैं जमशेदपुर को, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नहीं है? बेहतरीन प्रश्न है। इसमें से कौन सी नदी सतलज की सहायक नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रावी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। बाकी की जो तीनों नदियाँ आपके सामने दी गई हैं, बापसा, स्पीति और ब्यास, ये सभी जो है सतलज की सहायक नदियाँ हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो सतलज रिवर है, सतलज नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत में आपको मिलेगी एक झील जिसका नाम है राकस झील। तो राकस झील से जो है तिब्बत नदी का उद्गम होता है, तथा यह सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश का सिपकिला पास है, सिपकिला दर्रा है, यहीं से जो है यह प्रवेश करती है सतलज नदी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ऑप्शन सी रावी नदी थी, यह किसकी सहायक नदी है? तो आप याद रखिएगा, रावी नदी जो है चिनाब की सहायक नदी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो रावी नदी है यह चिनाब की सहायक नदी है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बन सकती है सतलज नदी से रिलेटेड, सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके, या एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सतलज नदी के बारे में दी गई हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? बेहतरीन प्रश्न है। आपको बताना है कि जो हमारा सबसे पुराना वेद है, जिसको हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, और ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा मंत्र हैं किस देवता को समर्पित किए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो मंत्र हैं इंद्र देवता को समर्पित किए गए, इंद्र को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्र को। यहाँ पे बात ऋग्वेद की हो रही है, ताकि इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको यह याद रखनी है कि जो ऋग्वेद है यह हमारा सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम वेद है। पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, इसमें कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 मंडल हैं। इसमें कितने सूक्त हैं? तो जो है 1028 जो हैं ऋग्वेद में सूक्त देखने को मिलेंगे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तथा ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले ऋषि होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? होत्री। आप याद रखिएगा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्री के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा ऋग्वेद का जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है सबसे अंत में, सबसे आखिरी में जोड़ा गया था। तो आप याद रखिएगा, ऋग्वेद का जो सबसे पहला और 10वां मंडल है यह सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तथा एक चीज़ और जो है ऋग्वेद से संबंधित पूछी जाती है कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है और इससे संबंधित उपनिषद कौन सा है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। आप याद कर लीजिएगा, ऐतरेय और कौशितकी, कौशितकी। तो ये 2 जो हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और ये 2 ही जो है ऋग्वेद के संबंधित उपनिषद भी हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ये दोनों जो हैं और ऋग्वेद के संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं और संबंधित उपनिषद भी हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, ऐतरेय और कौशितकी। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ऋग्वेद के बारे में, इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एलोरा का जो फेमस कैलाश टेम्पल है, कैलाश मंदिर है, इसका जो निर्माण है कैलाश किसके द्वारा करवाया गया? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष्ण प्रथम के द्वारा। ये जो है
राष्ट्रकूट शासक था, इसी ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? तो पहली जो जैन परिषद थी इसका जो आयोजन था यह पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, जो फेमस गंगा सागर मेला है यह पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिमला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमिका कृषक यानी कि जोतने वाला कहा जाता है? तो इसमें से किस जंतु को हम भूमिका कृषक कहते हैं? तो केंचुआ को, यानी कि ऑप्शन आपको यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, केंचुआ को। 15वां प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है। और खट्टे फल जो है इसके सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आप याद रखिएगा, खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी के सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों का, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो प्रयोग है सुदूर संवेदन तकनीक में किया जाता है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रामसर स्थल क्या होते हैं? तो यह जो रामसर स्थल होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि होते हैं, वेटलैंड होते हैं। आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ये वेटलैंड होते हैं, आर्द्रभूमि होते हैं रामसर स्थल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा अंतर्राष्ट्रीय जो आर्द्रभूमि दिवस है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे है, प्रतिवर्ष जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस या इंटरनेशनल वेटलैंड डे प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुपक्षी विनियोग गारंटी अभिसरण मीगा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, किससे संबंधित है? तो यह जो बहुपक्षी विनियोग गारंटी अभिकरण है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम मीगा के नाम से जानते हैं, इसका संबंध है वर्ल्ड बैंक से। यह विश्व बैंक समूह से संबंधित है मीगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में जो है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति का संबंध किससे है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ, जिसको हम घेरे की नीति के नाम से भी जानते हैं, यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है किस एक्ट के तहत प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने का गौरव किसे प्राप्त है? तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे कार्यकाल के जज कौन से हैं? इनका नाम है न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़। तो आप इसे याद रखिएगा, न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़ जो हैं ये सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। वहीं वर्तमान में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हैं DY चंद्रचूड़ हैं, तथा इनके बाद इनका कार्यकाल जो है हाल ही में ख़त्म होने वाला है। तो DY चंद्रचूड़ के बाद अगले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे संजीव खन्ना। इनके नाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है।
तो संजीव खन्ना जो हैं ये हमारे अगले CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 169 के तहत जो है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र की सहायता से किसका आकलन किया जाता है? लॉरेंज वक्र की सहायता से किसका आकलन किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, आय की विषमता का, इनकम इनइक्वलिटी का, यानी कि आय की जो विषमता है उसका जो आकलन है लॉरेंज वक्र की सहायता से होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में रेलवे का विकास किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी के कार्यकाल में जो है भारत में रेलवे का विकास हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित भाग किसमें है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित जो प्रावधान है आर्टिकल 40 में किए गए हैं। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है, और अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो आप याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी आपको मिलेगी मसूरी में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मसूरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस अधिनियम के द्वारा लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। आपको याद रखना है, कोयम्बटूर में आपको देखने को मिलेगा भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, भारत की मिसाइल वुमन के नाम से जाना जाता है टेसी थॉमस को। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टेसी थॉमस को जो है भारत में मिसाइल वुमन के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत में मिसाइल मैन किसको बोलते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है। यहाँ पे वुमन के बारे में मैंने बता दिया है, टेसी थॉमस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर 1987 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, और यह जो प्रोटोकॉल था 1989 में, यानी कि 2 वर्ष बाद जो है यह लागू हो जाता है। यह जो प्रोटोकॉल है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? साइलेंट वैली की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली आपको देखने को मिलेगा केरल में। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, केरल में। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1998 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1998। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इस योजना की घोषणा जो है बजट हाल ही में जो पेश किया गया था हमारा, इस बजट के दौरान की गई है। तो यह जो पूर्वोदय योजना है इसमें आपको देखने को मिलेंगे 5 राज्य। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश सम्मिलित नहीं है, बाकी के तीनों राज्य इसमें सम्मिलित हैं। बिहार शामिल है, झारखंड शामिल है, आंध्र प्रदेश शामिल है, इसके अलावा उड़ीसा इसमें शामिल है। उड़ीसा के अलावा जो है वेस्ट बंगाल इसमें शामिल है, पश्चिम बंगाल इसमें शामिल है। तो इस योजना को हम किस नाम से जान रहे हैं? पूर्वोदय योजना। इसके अंतर्गत आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जो शुरुआत है 25 दिसंबर वर्ष 2000 को की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, 25 दिसंबर वर्ष 2000 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं, इसको कब लागू किया गया था? यह एक स्वास्थ्य योजना है। तो आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो स्वास्थ्य योजना है, स्वास्थ्य स्कीम है, इसको लागू किया गया था 23 सितंबर 2018 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 सितंबर 2018 को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन थी? बेहतरीन प्रश्न है। भारत की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन थी? तो इनका नाम था ए ललिता। ये नाम आप याद रखिएगा, ए ललिता जो है भारत की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ललिता। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट के 2 प्रश्न आपके सामने हैं। विश्व कला दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? विश्व कला दिवस की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष जो विश्व कला दिवस है, वर्ल्ड आर्ट डे है, यह 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 अप्रैल को। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है कितनी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है? आपको बताना है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो आप याद रखिएगा 500 भाषाओं में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा 13वां सेशन था जीके जीएस के प्रश्नों का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।